देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में खालिस्तान समर्थकों के सेंध लगाने को लेकर भारत ने ब्रिटेन को बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विदेश मंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर ब्रिटेन की सरकार से गहरी चिंता जताई गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस घटना से ऐसा लगता है कि जैसे ब्रिटेन में अलगाववादी ताकतों को इस तरह का लाइसेंस दे दिया गया हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये बिल्कुल साफ है कि इस घटना के पीछे अलगाववादी और उग्रवादी लोगों का साथ है। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे के संदर्भ को समझना बेहद जरूरी है। इस घटना से पता चलता है कि ब्रिटेन में अलगाववादी ताकतों को एक तरह से लाइसेंस दे दिया गया है। ऐसा लगता है कि शायद वहां के लोग इस घटना को गंभीरता से लेते नहीं हैं या फिर उनको फर्क नहीं पड़ता। शायद इसी वजह से इसको अनदेखा किया जाता है। यही कारण है कि ये लोग धमकाने के लिए डराने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ एक परमाणु समझौते पर बातचीत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने गुरुवार को इसके नेतृत्व को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई कि वे बातचीत के लिए सहमत होंगे। फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के साथ शुक्रवार को एक बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे क्योंकि ये ईरान के लिए बहुत बेहतर होगा। मुझे लगता है कि वे उस पत्र को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि हमें कुछ करना होगा क्योंकि आप एक और परमाणु हथियार की अनुमति नहीं दे सकते। ये पत्र ईरान के सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनेई को संबोधित माना जा रहा है। व्हाइट हाउस ने इस बारे में तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने ईरानी राजदूत काज़ेम जलाली के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम के आसपास की स्थिति को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर भी चर्चा की है। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी का एक बड़ा बयान सामने आया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि ऐसे माहौल में नई दिल्ली और बीजिंग को साथ आने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि ये वो मौका है जब दोनों देशों को साझा सफलता हासिल करने के लिए मिलकर काम करने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यदि दोनों राष्ट्र जो एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं आपस में मिल जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतंत्रीकरण और ग्लोबल साउथ का विकास और सुदृढ़ीकरण एक उज्जवल भविष्य होगा। आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री के इस बयान पर भारत ने अभी तक अपनी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। हरियाणा के अंबाला में शुक्रवार को एक बड़े हादसे में भारतीय वायुसेना का एक जैगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के बालदवाला गांव के नजदीक हुआ। विमान के गिरने से आसपास के गांव के इलाकों में डर का माहौल बन गया। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाई और उसे आबादी क्षेत्र से दूर ले गया। इसके बाद पायलट विमान से बाहर निकलने और पैराशूट की सहायता से सुरक्षित जमीन पर उतरने में भी कामयाब रहा। इस घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना का जैगुआर लड़ाकू विमान अंबाला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को साल 2025 के लिए बजट पेश किया, जिसे लेकर राजनीतिक तकरार हो गई। कर्नाटक भाजपा ने बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भारी आवंटन पर नाराजगी जताते हुए इसे हलाला बजट करार कर दिया। कर्नाटक सरकार ने बजट में 4% सरकारी कामों के ठेके मुसलमान ठेकेदारों के लिए आरक्षित करने का भी ऐलान किया है, जिस पर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कर्नाटक सरकार के बजट में 1000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आवंटित किए गए हैं। साथ ही 150 करोड़ रुपए वक्फ संपत्ति के लिए और सुरक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। 100 करोड़ रुपए उर्दू स्कूलों के लिए और साथ ही इमामों को 6000 रुपए महीना देने का भी ऐलान किया गया है। भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर साझा कर एक पोस्ट में लिखा और आरोप लगाया कि कांग्रेस संसाधनों के आवंटन में मुस्लिमों को प्राथमिकता दे रही है। अमित मालवीय ने लिखा कि 9 दिसंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को खूब पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। सीएम नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी पर भड़क उठे। बड़े ही उखड़े अंदाज में राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने बहुत ही तीखा बोल दिया। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनके हस्बैंड जेल चले गए तो अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिए।
ये लोग महिलाओं के लिए कोई काम नहीं कर पाए। दरअसल ये पूरा बवाल राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर के सवाल से शुरू हुआ। वो प्रश्नकाल में जब महिलाओं के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ रही थी, तब नीतीश कुमार को अचानक गुस्सा आ गया। वो सीट से खड़े हो गए और लालू परिवार को निशाने पर ले लिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कई बार महिलाओं के मुद्दे पर लालू परिवार और राजद को घेर चुके हैं। नीतीश कुमार ने बीते दिनों सदन में कहा था कि 2005 से पहले ये लोग बाहर भी नहीं निकल पाते थे, माँ बेटी घर में बाहर रहती थी। होली को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने देश के सभी इमाम से जुम्मे की नमाज देर से पढ़ाने की अपील की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि देश में भाईचारा बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की ओर से पूरे भारतीयों से अपील करना चाहता हूं कि हम जुम्मे की नमाज में थोड़ी देरी से कर लें। साजिद रशीदी ने कहा कि अगर ऐसा हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज में इससे कोई फर्क पड़ेगा। जो नमाज 1 बजे होती है उसे हम 2:30 बजे कर लें, ताकि शांति के साथ होली भी संपन्न हो जाए। उन्होंने कहा कि दोनों ही तरफ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो माहौल खराब करना चाहते होंगे, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता। होली को लेकर मौलाना साजिद रशीदी का बयान संभल के CEO अनुज कुमार चौधरी के दिए गए बयान के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को राज्य के गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी से लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास से बाहर ना निकलने और मऊ निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अदालत की अनुमति लेने को कहा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मुख्तार अंसारी के बेटे अंसारी को लखनऊ में अपने सरकारी आवास में रहने और मऊ में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने का निर्देश दिया है। पीठ ने अंसारी से कहा कि वो अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश ना छोड़ें और अदालतों में पेश होने से 1 दिन पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। शीर्ष अदालत ने अंसारी द्वारा जमानत शर्तों के अनुपालन पर पुलिस से 6 सप्ताह में स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। पीठ ने कहा कि उन्हें गैंगस्टर अधिनियम मामले को छोड़कर सभी आपराधिक मामले में जमानत दी गई है। पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक चैनल पर बातचीत करने के दौरान कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर न्यूजीलैंड से कई बेहतर टीम नजर आ रही है और फाइनल मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी होगा। अख्तर ने कहा कि अगर हम भारत के हालिया प्रदर्शन को देखें तो वो न्यूजीलैंड से कहीं ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही शानदार फॉर्म में है। इसके अलावा अख्तर ने यह भी कहा कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के स्टार स्पिनर मिचेल सेंटनर के खिलाफ आक्रामक अंदाज में खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा हमेशा से स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अटैक करने के लिए जाने जाते हैं और मुझे लगता है कि वो फाइनल में यही करेंगे। लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म छावा ने शानदार 3 हफ्ते पूरे कर लिए हैं और आज बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का जादुई आंकड़ा भी टच कर लिया है। विक्की कौशल और अस्मिका मंदाना की ये फिल्म शानदार कमाई करती नजर आ रही है और फिर से अपने चौथे वीकेंड में बेहतरीन एंट्री करने के लिए बेताब है। फिल्म का सिनेमाघरों में आज 22वां दिन है और फिल्म की कमाई से जुड़े आज के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है। छावा ने पहले हफ्ते में 226 करोड़, दूसरे हफ्ते में 186 करोड़ रुपए कमाए हैं। फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 85 करोड़ रुपए की कमाई की और ऐसा करते ही इसने बाहुबली 2 और स्त्री 2 का तीसरे हफ्ते का कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.